कक्षा 11 इतिहास चैप्टर नंबर 8 संस्कृतियों का टकराव। आज हम इस अध्याय पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को हमने 2 भागों में विभक्त कर रखा है। ये प्रथम भाग है जिसमें आप देखें 15वीं शताब्दियों के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अध्याय में इस अवधि में यूरोपवासियों ने ऐसे देशों व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। आप देखें यहाँ पर इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिसके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत में पढ़ रखा था, समझा। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 2 तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थीं। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहां बस जाना वहां के मूल निवासियों और संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों की विजय का यह दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिका लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। इसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चला कि वहाँ और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोपवासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते पर यूरोपीय पक्ष को विस्तारपूर्वक जानते हैं। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए थे अपने साथ रोजनामचा और डायरियाँ रखते थे जिनमें वे अपनी यात्राओं का विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं येसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोपवासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर ही लिखा गया है। अनेक जनसमुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन मीलों तक वहाँ के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है।
मध्य अमेरिका मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर तक स्थित थे। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय आरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लगभग एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। इसके विपरीत आरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। आरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह आरावाक समाज में भी समन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। आप यह देखें चित्र। उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी, बृहत्तर एंटीलीज, बहामा, अटलांटिक महासागर, हिस्पानियोला, एंटीनोज, एज़टेक साम्राज्य, माया संस्कृति का ये क्षेत्र है, और टेनोक्टिटलान, पनामा, सैन और कैरिबियन सागर, यहाँ प्रशांत महासागर, इनका साम्राज्य, अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका, कुजुको। ये आपका उस समय का क्षेत्र आपके सामने रखा गया। आरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोपवासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता तो वे खुश होते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्वक होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई, तब उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनके जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुम्बिनावा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिनसे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोपवासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्था। कैरिबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इनका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुक्त कर देते हैं। एज़टेक जन 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इन घाटी का यह नाम उनके
मैक्सली नामक देवता के नाम पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक साम्राज्य श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ पर आप यह देखें, बालकोट मार्कर पर उत्कीर्ण तिथियां, माया संस्कृत, काईपास, 6ठी शताब्दी। बालकोट मार्कर पर उत्कीर्ण तिथियां, माया संस्कृत, काईपास, 6ठी शताब्दी। क्योंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार, जल में से जमीन लेकर उस कमी को पूरा करना किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मेक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। यह अत्यंत उपजाऊ द्वीप के बीच नहरें इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गई, जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिट्लान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। चूंकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता तो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषिदासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमेका में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेनाधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेफोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था। लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते हुए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। माया लोग। मेक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता की मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्ण थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इसके शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत चित्र देख लें आप। माया मंदिर टिकल, ग्वातेमाला, 8वीं शताब्दी। माया मंदिर टिकल, ग्वातेमाला,
8वीं शताब्दी। यह चित्र देखें आप। देखें, ये रहा पूर्ण चित्र। माया मंदिर टिकल, ग्वातेमाला, 8वीं शताब्दी। जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। पेरू के इंका लोग दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मिंको कपाक ने कुज्को में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नवे इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वो ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते हुए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह से अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजातंत्र को शासन की भाषा क्वेंचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए सल्क पद्धति प्लेकिंग का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी। कई शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। हाल ही में यह बताया गया कि 15वीं शताब्दी में इंडियाई आधिक्यताओं ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिमाण में की जाती थी। इंका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। ये समस्त सामग्री हम एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए हैं ताकि इसकी प्रामाणिकता विद्यार्थियों के लिए बनी रहे। मानचित्र देखें। दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन सागर, उत्तर अटलांटिक महासागर और स्पेनी पुर्तगाली, सांता फे क्वेटा इक्वाडोर, लीमा पेरू, ये देखें ब्राज़ील, रियो दी जेनेरियो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ब्यूनस एरीज दक्षिण प्रशांत महासागर चिली, सेंटियागो अर्जेंटीना। ये आप जो चिन्ह दिखाई दिए थे कलर आप देखें, ये स्पेन के क्षेत्र हैं और ये आपके पुर्तगालियों के क्षेत्र हैं। और इसके बाद अन्य जो कलर है उनके हिसाब से आप देख लें। ये जो चिन्ह बना हुआ है 1494 टार्डिसिलियास संधि के अनुसार विभाजन रेखा है। 16वीं सदी के अंत में स्पेन और पुर्तगाल के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा।
एज़टेक लोगों की तरह इनका भी ईस्ट के बहुत निर्माता थे। उन्होंने इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। अनेक किले शिलापट्टियों से इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे। ये सभी चीज़ें देखें आप, और यहाँ देखें आज भी अनेक सैलानी इंका लोगों के कला कौशल के नमूनों को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि चिली के कवि नेरूदा जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे विपरीत वातावरण में खेती, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हजारों लोगों को कितने कठोर परिश्रम के लिए बाध्य किया गया। एक खेत जोतने वाले बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगीरों, एंडीज के मेहनतकश पनहारों, अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जौहरियों, अपने लगाए पौधों की खुशहाली के लिए चिंतातुर किसानों, मिट्टी में बर्बाद हुए कुम्हारों, जरा जमीन की गहराइयों से झांककर मेरी ओर तो देखो, अपने पुराने दुख दर्दों को मिट्टी में दफनाकर जिंदगी का नया प्यार भर लाओ। तुमने इन खेतों, खलिहानों, खदानों में जो खून बहाया है, जरा उसका नमूना तो मुझे दिखलाओ। जरा बताओ कि हाँ, मुझ पर चाबुक की मार पड़ी थी क्योंकि मेरा तरसा गया एक हीरा जरा सा धुंधला रह गया था, अथवा यह धरती अपने अनाज या पत्थर का हिस्सा समय पर नहीं दे सकी थी। पाब्लो नेरुदा, कवि, 1904-1973। हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू 1943 की पंक्तियों का यह अनुवाद है, स्वतंत्र अनुवाद। यह चित्र देखें आप, पर्वत के शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर। इस पर स्पेनियों का निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण यह नष्ट नहीं हो पाया। ये देखें आप। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके हिसाब किताब लगाने की प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्वीपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत बुनते थे। इनका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उसके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एज़टेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थीं। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधन का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और शमनों को शासन समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने व चांदी को अधिक महत्व दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस सोनभद्र में बिल्कुल विपरीत थी। यूरोपवासियों की खोज यात्राएं दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाज़ों द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन उसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ों, विद्यार्थियों के लिए बताएं, दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक मानचित्र का अवलोकन करें।
आपके अनुसार किस हद तक भूगोल ने इंका साम्राज्य के विकास को प्रभावित किया? बहुत बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे। साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्ट वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। 1477 में टालेमी की ज्योग्राफी नाम की पुस्तक, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई, इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। मिस्रवासी टालेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोपवासियों को आप देखें यहाँ पर यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिससे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टालेमी ने बताया कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोपवासियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। चूँकि वे सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पूरी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्र यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूह के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े-बड़े महासागरों के आर-पार कर चुके थे। नॉर्वे जलदस्यु 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति के धुन क्यों सवार हुई? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के कई भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहां सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों सिक्कों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी तक की उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था। उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था, लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई। 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया, फिर से देखें आप, ये कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाई को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड
यो तो धर्म युद्ध के रूप में प्रारंभ हुए, पर उन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोपवासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोपवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो जाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाएं, तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे, तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था, मछुआई तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था, ने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सिउटा पर आक्रमण कर लिया। इसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और सोने-धूल को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों से लोगों को महासागरीय शूरवीरों बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद रिंकाक्विस्टा की सफलता से निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया। उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। फिर से आप देख लें, कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियों और जीते हुए देशों पर शासनाधिकार देता था। अटलांटिक पारगमन क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डियन पियर डिएली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमुडो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली। वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1942 को पालोस के पथ से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पे जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1992 को उन्हें जमीन दिखाई थी, जिसे कोलंबस ने 12 समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहान द्वीप था। यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजामार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुआनाहान में इन बेड़े के नाविकों का आरावक लोगों ने स्वागत किया। आरावक लोग शांतिप्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिलकर खाया। बस कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपने रोजनामे से, आप यहाँ देख लें,
जो प्रमुख चीजें थी, 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था और नीचे समुद्र। 12 अक्टूबर 1492 को जमीन दिखाई दी। उसने इस बारे में अपने रोजनामचे देख लें आप। स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज। देखिए आप, यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 1492 तक इस क्षेत्र पर अरबों का शासन था। ये देखें आप, अमेरिकी मूल निवासियों के साथ यूरोपीय लोगों की मुलाकात। यूरोप की कास्ट ब्लॉक वाली एक छपाई, 16वीं सदी। अपने रोजनामचे में लिखा कि वे इतने उदार और सरल स्वभाव के हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। कोलंबस ने गुआनाहान में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने उस द्वीप का नया नाम सैन सेल्वाडोर रखा। वहाँ उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा जिसे उसने जापान समझा था, और किस्किया नया नाम हिस्पानियोला, आज 2 देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते इससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई, क्योंकि जहाज़ों को दीमक लग गई थी। नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गईं, जिनके द्वारा कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से पता चला कि इन स्पेनी नावियों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला था। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अंततः समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोल के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया है, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नाम फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया, जिसने उसके विस्तार का अनुभव किया। उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया।
उनके लिए अमेरिका का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रशासक द्वारा 1507 में किया गया। हम अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना द्वितीय भाग में बताएंगे। इसके पहले आप इसकी चर्चा कर लें, देख लें। यूरोप वासियों द्वारा समुद्री यात्राएं, उनके जो कालखंड हैं, उनकी जो कालतिथियां हैं। आपके विचार से ऐसे कौन से कारण थे जिनमें प्रेरित होकर यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के लोगों ने खोज यात्राओं पर जाने का जोखिम उठाया? देखें आप, 1492 कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हुआ। 1497 एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की। 1498 वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड पहुंचा। 1499 अमरीको वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा। 1500 क्रिबाल ने ब्राजील पर पुर्तगाल की दावेदारी की। 1513 बालोआ ने पनामा इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 कोर्टेज ने एज़टेक लोगों को हराया। 1522 स्पेनवासी मैगेलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1532 पिज़ारो ने इंका राज्य को जीता। 1571 स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता। 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चैप्टर नंबर 8 संस्कृतियों का टकराव, अब प्रथम भाग यहीं पर पूर्ण होता है।